डॉक्टर साहब, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा, क्या कहें? किंग्स पार्टी से मुराद मेरे ख्याल से उनकी मुस्लिम लीग नून है। देखें, थोड़े से दिन अब रह गए हैं, हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और 3 महीने बाद आज का जो दिन है इंशाअल्लाह उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून को की हुकूमत को दावत, नवाज शरीफ साहब को दावत दे चुके होंगे, आरिफ अलवी साहब, अभी तक जो इक़्तिदार के ईवानों में सारा चल रहा है मामला, कि उनकी पार्टी ने चूँकि अक्सरियत हासिल कर ली है तो इसलिए वो आज या कल में हलफ उठा लें। सही। और उसमें अब उससे पहले पहले सारा काम होना है, इंतखाबी मुहिम भी चलनी है, अदालती मामलात भी तय करने हैं, अहलियतें नाअहलियतें, तहरीक इंसाफ, ये जनूबी पंजाब, आगे पीछे सारा, तो ये तो तय है ना। अब देखें ना, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं ना, मतलब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है, अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए जा रहे हैं ना आगे कि ये होगा, ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, और फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। 2/3 या सादा अक्सरियत जो भी सारा सिलसिला है जो यहाँ इक़्तिदार के ईवानों में बात चल रही है, मुस्लिम लीग नून के लोग भी कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी उसमें साथ आती है, ऑपोजिशन में बैठती है, जब वो तो आने वाले दिनों में होगा, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग में हम बात कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है और अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है, हम तो अकेले तो नहीं कर रहे, और इलेक्शन भी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा सख्त ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने कहा कोई दाएं बाएं इधर उधर की बात करे तो उसको बिल्कुल पैम्बर एक्शन ले। मैंने काफ़ी सोचा इस पर कि कौन इधर उधर की बात कर रहा है, तो जहन में तो हमारे फैसल वाडा साहब ही आए, कोई कह रहे पीआईए का जहाज़ से अब टाइम पे चला करेगा तो ऐसे होगा, तो बहरहाल हम में से कोई नहीं कह रहा था, तो सब इससे आगे क्या बात की जाए। अच्छा, अभी तो 3 महीने हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी जो कुछ करना है करें जल्दी जल्दी और हुकूमतें संभालें सब। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये है कि बिल्कुल एक बड़े बहरान की तरफ दुनिया चली गई है अचानक तेज़ी के साथ, और ये जंग जो है ऐसे लग रहा था कल के जैसे कुछ शायद इसमें कोई कमी की तरफ आ जाए, लेकिन आज मामला बिल्कुल बहुत ख़राब हो गया, बहुत ख़राब। और ये जो है इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो एयरलाइंस हैं उन्होंने मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनके ऊपर से अपनी फ़्लाइट्स का रुख मोड़ना शुरू कर दिया है। बरतानिया से जो आने वाली फ़्लाइट्स हैं, अगर हम उनको देखें तो वो जो है वो इसराइल की फ़्लाइट्स, ब्रिटिश एयरवेज़, बाकी जो इत्तेहाद वगैरह और बाकी जहाज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे ख़त्ते के ऊपर से अपनी फ़्लाइट्स का जो है वो उन्होंने रूट बदल के उसको तवील करना शुरू कर दिया है, ठीक है, और मुतबादिल रास्ते, क्योंकि ये कल जो हुतीज़ ने गिराया था, परसों बल्कि कल हमने डिस्कस किया था इसको, ये जो है ये रीपर MQ-9 रीपर ये दूसरा गिरा इस साल, इससे पहले रशिया ने गिराया था, और रशिया ने गिराया था ये ब्लैक सी में, और बड़ा उस वक्त ये फटा पड़ा था, हमने इसको डिस्कस भी किया था इस प्रोग्राम में कि वो बिल्कुल आपस में आगे पीछे ड्रोन जो है वो जेट फाइटर्स और बहुत, यानी उसका रीपर का गिरना बड़ा वाक़या था, और ये दूसरा गिरा दिया, और ये $32 मिलियन का है जो एक गिरा दिया उन्होंने हुतीज़ ने, और हुतीज़ जो है वो अब उसको तलाश कर रहे हैं, उसका मलबा जो गिरा हुआ है वो, उसमें चूँकि टेक्नोलॉजी है सारी, तो अमेरिकन्स ने अब उनकी कोशिश है कि हुतीज़ के हत्थे ना लगे। और हुतीज़ के बारे में एक जो अमेरिकन जो इंटेलिजेंस या बाकी लोग कह रहे हैं हुतीज़ के पीछे कौन है, तो उनको हुतीज़ के पीछे कोई ईरान तो नहीं है, तो शायद इसके पीछे रशिया हो, क्योंकि रशिया के बारे में इससे पहले अमेरिकन ये कह चुके हैं वहाँ के मीडिया में कि ये रशिया जो है वो वेपन्स दे रहा है हिजबुल्लाह को भी, वेपन्स जो एंटी शिप मिज़ाइल्स, जो एंटी एयरक्राफ्ट भी और एंटी शिप मिज़ाइल्स भी, और ये सारा जो है ये रशिया दे रहा है हिजबुल्लाह को, और रशिया ने ही गालिबन ये दिए हैं हुतीज़ को। कैसे गिराया है हुतीज़ ने, कैसे नहीं गिराया, इसके ऊपर अब एक खामोशी छा गई, लेकिन
उसके बाद ये हुआ कि हूतीज़ ने दोबारा कल, अमेरिकन तो अब पीछे हटो बचो साइड पे हो गए, तो अब हूतीज़ ने दोबारा कल रात को जो है वो एक और अटैक किया इलात शहर पे, और वहाँ पर फिर उसको एरो जो सिस्टम है उससे उन्होंने तबाह किया। तो ये मामला हो गया है ख़राब। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो एक मुलाकात आज हो रही है वो, और वो हो रही है मिस्र में। लेकिन उस मुलाकात से पहले मैं आपको एक बताऊं बात। देखें, ये जो कतर में हुई है ना मुलाकात, विलियम बर्न्स और मोसाद के जो सरबराह की, और फिर उसके बाद कतर के वज़ीर ख़ारजा और उनके वज़ीर आज़म की, कल हमने जिस पे बात की थी, उसके बाद ये खबरें आई थी कि जी कुछ जंगबंदी हो जाएगी चंद घंटों की, और उस जंगबंदी के दौरान जो है वो 2 यरगमाली, एक खातून और एक बच्चे की तस्वीर भी जारी हो गई थी, जिनको रिहा कर देगा, हमास रिहा कर देगी कुछ घंटों की। वो नहीं हो सका, वो जंगबंदी नाकाम हो गई। वो जंगबंदी जो थी, सीज़ फायर या उसको पॉज या जो भी नाम दें कि जी जंगबंदी होगी और उसके नतीजे में लोग रिहा हो जाएंगे, तो वो नहीं हो सका। और आज जो है वो इस वक्त भी दुबुतु लड़ाई हो रही है और बमबारी हो रही है, और ये सरकारी तौर पे तादाद जो बताई जा रही है वो 11,000 से ज़्यादा है जो शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी, और उसमें कोई 5,500 बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र। अब बच्चों की तादाद अब बढ़ रही है। पहले ये था कि बच्चे जो थे वो 40%, अब बच्चे कोई 55-60% के करीब जो शहीद होने वाले हैं, बच्चे ज़्यादा जानों से जा रहे हैं, क्योंकि ज़ख्मी जो थे वो दम तोड़ रहे हैं बच्चे। अब इसमें जो इससे पहले कि ये मैं आपको बताऊं कि अब इस वक्त कौन सी एक हसास मुलाकात हो रही है, उससे पहले मैं आपको एक बताऊं। देखें, तारीख़ अपने आप को किस तरह से दोहराती है, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। ये साल है 1983, 1983। सही। और एक जो यंग डिप्लोमेट है 27 साल का, 27 ईयर्स ओल्ड, यंग डिप्लोमेट, ठीक है, अमेरिकन डिप्लोमेट, उसकी पहली अमेरिका से बाहर असाइनमेंट लगती है, और वो लगती है ओमान, जॉर्डन में। और जॉर्डन में वो लगती है, और उसके बाद फिर बड़ी कहानियां हैं कि जी जॉर्डन में जब लगी। अच्छा, 83 है, अब ये जहन में रखें, यानी 83 वो है जब अफगानिस्तान की जंग चल रही है, और साथ ही ईरान इराक जंग भी चल रही है। ठीक है, ठीक है, और इनकलाब ईरान को आए हुए 4 सालों में, 83 में। तो ये जो यंग डिप्लोमेट हैं, इनकी पोस्टिंग होती है जॉर्डन में, और फिर उसके बाद बयान होता है कि जी ये इनकी बड़ी, क्योंकि ये बड़े हसास दिन थे, मिडिल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता, इधर जिहाद हो रहा है, उधर उर्दन से लोग यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें आ रही थी, CIA बहुत एक्टिव थी। 83 की बात है ना, 83 की पोस्टिंग है। जॉर्डन से जो है वो लड़ने आ रहे हैं, अलकायदा आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये भी कहीं डिप्लोमेट भी कहीं बहुत सारे कामों में। तो ये बैकडोर कहीं ईरान के साथ जो डिप्लोमेसी बैकडोर एक चल रही थी ना, अमेरिका को खुल के तो लड़ाई तो हो रही थी, उसमें कहीं ये इन्वॉल्व थे। तो उसमें इराक ने इनको पकड़ लिया, ये सफारतकार थे, तो ये ईरान से कोई बात करने के लिए ईरान की तरफ, इराक ने इनको पकड़ लिया अपने बॉर्डर पे। तुम कहाँ से जा रहे हो? उन्होंने कहा ये तो पता है ईरान के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ लिया, 2 दिन इनको गिरफ्तार रखा, 2 दिन गिरफ्तार रखा, और उसके बाद छोड़ दिया। अब ये जो 27 साल नौजवान हैं, ये 1983 से अब आ जाएं, अब आप 2023 का अख्तिताम हो रहा है, और ये जो हैं ये विलियम बर्न्स आगे जाके बनते हैं, जिनको उस वक्त गिरफ्तार किया जाता है, और ये CIA के चीफ है। ये जॉर्डन में फिर सफ़ीर बने, और फिर ये मॉस्को में भी सफ़ीर बने, और अब CIA के चीफ हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तारीख़ अपने आप को किस तरह से अजब जगह ले जाके खड़ी कर। अच्छा, फिर जब ये सफ़ीर बने आके कुछ अरसे के बाद, पहले तो पहली पोस्टिंग थी तो जूनियर उस पे थे, उहदे पे थे, बड़े कमाल के हैं। आप सोचें ना कब की मैं बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ 83 की। 83 की पहली पोस्टिंग है इनकी जॉर्डन में। उसके बाद ये हुआ कि दूसरी जब इनकी पोस्टिंग हुई तो ये उस वक्त एज एम्बेसडर आए, लेकिन एम्बेसडर आए तो उससे पहले वहाँ पर जो है वो एक शख्स को जहर दे दिया, मोसाद के 2 एजेंट्स ने, वो जॉर्डन ओमान में ही था। वो शख्स जो है वो शख्सियत सुबह निकली वॉक करने के लिए, तो 2 लोग आके उसे टकराए, और उसमें से एक शख्स ने जो है वो ऐसे करके बस थोड़ा सा कान में
2 कतरे टपका दिए, 2 जैसे ड्रॉप्स होते हैं ना, यहाँ चलेगा, बंदे आगे निकल गए। तो ये जो साहब थे, इनको ये सर चकराया, गिरे और साथ ही वॉमिट हुआ। इनको हंगामी तौर पे वहाँ जॉर्डन के हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो पता चला कि इनको जहर दे दिया, और वो 2 बंदे जो टकराए थे इनसे, वो मोसाद के एजेंट्स थे। सही। ये जो शख्सियत थी, इनका नाम था खालिद मिशाल। खालिद मिशाल जो कि हमास के अब जो है वो कुछ अरसे पहले तक पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड थे। खालिद मिशाल को जहर दे दिया गया ओमान में। जब ये वाक़या पेश आया तो उसके कुछ अरसे के बाद, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विलियम बर्न्स उसके कुछ अरसे के बाद वहाँ पहुँचे। वो उस वक्त वहाँ नहीं थे, लेकिन ये रौला आप देखें फिर क्या हुआ। शाह हुसैन उस वक्त, जो कि शाह अब्दुल्ला के वालिद, उन्होंने नतन्याहू को अच्छा, उस बीबी नतन्याहू उस वक्त भी था। इसराइल का जो वज़ीर आज़म था वो बीबी नतन्याहू था। तो बीबी नतन्याहू ने बराह रास्त मोसाद के कोई ऑर्डर किया था कि खालिद मिशाल को ख़त्म कर दो। तो अब ये हुआ कि ये जो खालिद मिशाल को उसके बाद, अच्छा, शाह हुसैन ने उसके बाद जो है वो नतन्याहू को कॉल किया और नतन्याहू से कहा कि इसका मुझे तरियाक की एंटीडोट चाहिए। ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे थ्रिलिंग मूवी है, कोई थ्रिलिंग मूवी, जैसे कि फिल्म चल रही है कोई। ये जो जहर है इसका एंटीडोट चाहिए। कहा जी एंटीडोट तो नहीं। तो ये शाह हुसैन ने कहा कि 1 मिनट, ये जो मोसाद के तुमने बंदे भेजे थे, 7 बंदे तो हमने पकड़ लिए, वो तो इधर ही मार देंगे हम जान से, इधर ही फांसी लग जाएगी उनको, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ जो मामलात हैं हुई, इसका हमें एंटीडोट चाहिए। नतन्याहू आगे पीछे, नहीं ऐसे नहीं, यूं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मेरे पास तो है नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं है। शाह हुसैन ने फ़ोन किया बिल क्लिंटन को, और बिल क्लिंटन को शाह हुसैन ने फ़ोन किया जो किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन, और उन्होंने कहा कि ये एंटीडोट अगर नहीं आया तो फिर बीबी नतन्याहू के साथ फिर यहाँ जो होने वाला है, अगर इसको खालिद मिशाल को कुछ हो गया। खालिद मिशाल उस वक्त ICU में और ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, जंग लड़ रहे थे। उन्होंने कहा खालिद मिशाल को कुछ अगर हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। बीबी नतन्याहू को फ़ोन आया बिल क्लिंटन का। बीबी नतन्याहू छलांग मार के जॉर्डन पहुँचे। शाह हुसैन ने मिलने से इनकार कर दिया। ये उस वक्त शहज़ादा अब्दुल्ला वली अहद नहीं बने थे, तो शहज़ादा तलाल थे जो शाह हुसैन के भाई, ठीक है, शाह तलाल, शहज़ादा तलाल। अच्छा, तो उनसे मुलाकात करने में कामयाब हो गए बीबी नतन्याहू, और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने एंटीडोट दिया, इनकी तबीयत बेहतर हुई, और बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइल ने छोड़ा, पकड़ा गया। ये मोसाद के नाकाम तरीन ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन ये कि जो खालिद मिशाल का हुआ। और फिर ये हुआ कि वो खालिद मिशाल को उसमें जो लोग छोड़े उसमें शेख अहमद यासीन भी थे जिन्होंने हमास बनाई।